Hello everyone, welcome back to Yasmin Saeed Official. We have started with this chapter of NCERT Human Reproduction और इस चैप्टर के अभी तक हमने कुछ पार्ट्स कर लिए जिसके स्टार्टिंग का तो अब तक के हमारा सारा हो चुका है और ये जो अभी हम प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट कर रहे हैं ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं. वी ऑल नो दिस. और 2024 में अगर देखो तो 3 से भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आए हैं. सो ये पैटर्न थोड़ा बदल रहा है और थोड़े अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वेटेज देखा जा रहा है. तो लेकिन जो है ये चैप्टर बिकॉज इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है रिलेटेड टू फर्टिलिटी, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव age and reproductive factors whatever is taken under consideration. तो ये सारे टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज फर्टिलिटी, है ना. तो ये सारे ऐसे सारे एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके अंदर एप्लीकेशन बेस्ड अगर आप पूछो क्या है तो हर एक चीज एप्लीकेशन इसका है. लाइक नॉर्मल स्पर्म काउंट आपको पता होना चाहिए, आपको उसका जो है दिस पूरा ट्रैवल किससे करता है, वो पूरा पैसेज क्या है, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं. फॉर इन केस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, फीमेल में फीमेल का जो ओवम है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है. तो ये पता होना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेयर द एबनॉर्मलिटी इज इट इज देयर. तो एबनॉर्मलिटी कहाँ है उसके लिए आपको पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी और नॉर्मल बॉडी कैसी होती है, एनाटॉमिकली कैसी होती है, वो आपको पता होना जरूरी है. तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन को इसको हम नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फिर भी समझते हैं. वेटेज इसका इतना ज्यादा नहीं देखा गया है, ऑल्दो पिछले साल तो काफी ज्यादा इसके अंदर से क्वेश्चन आ गए हैं बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में. बट स्टिल दिस चैप्टर इज कंसिडरेबल. इसको देखना है आपको अच्छे से, हर लाइन्स पढ़नी है. एंड वी ऑल नो बायोलॉजी के लिए तो पूरी एनसीईआरटी आपको करनी है 11th और 12th स्टैंडर्ड की. सो राइट, वी विल स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर नाउ. और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ऑल माई व्यूअर्स इज दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस PYQs, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे और वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज अवेलेबल करने वाली हूँ ऑन माय यूट्यूब चैनल. और चैप्टर वाइज जो है लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं दिस सेकंड चैप्टर ऑफ योर 12th एनसीईआरटी दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये चैप्टर जैसे ही एंड होगा उसके बाद में जो वीडियो आपको मिलेगा वो मैं प्लेलिस्ट के साथ में अटैच करने का ट्राई करूंगी. दैट वीडियो विल बी योर PYQ का वीडियो सोल्यूशन. अब ये PYQ कहाँ से कहाँ तक के है तो 2024 से अब तक के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 2010 तक का. इसके बाद में हम 2010 से लेके व्हाटएवर जो पॉसिबल हो सकता है और 15 साल 10 साल का वो हम उसके अंदर ऐड करेंगे. बट अभी जो है इतने 15 सालों का मैं PYQs वीडियो सोल्यूशन चैप्टर वाइज, ठीक है, प्रोवाइड करने वाली हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल. एंड फॉर दीज ऑल अपडेट्स लाइक दिस, अगर आपको ऐसे अपडेट्स मिलने अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है. अब ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप लोग को जो PYQs की अगर PDFs रिक्वायर्ड है तो PDFs मिल जाए, उसका वीडियो सोल्यूशन चाहिए वीडियो सोल्यूशन मिल जाए. अगर वो सोल्यूशन की जो मैंने सोल्यूशन उसके अंदर सॉल्व कर रखा है उसका अगर आपको मतलब लाइक लेक्चर नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी. सो द थिंग इज कि आपको मटेरियल की कोई कमी नहीं रहेगी, आपको बस इसको प्रैक्टिस करना है. और ये क्वेश्चंस आई विल रिकमेंड आप तभी ये वीडियो सोल्यूशन ओपन करो जब आप एक बार पूरी तरीके से पूरे PYQs को सॉल्व कर चुके हो एंड देन यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वाइल टेकिंग द राइट क्वेश्चन. अगर आपको नहीं हो पा रहा है, कई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, एट दैट टाइम ओपन दिस वीडियो एंड रेफर दिस वीडियोस, ठीक है. तो पहले तो आप खुद ट्राई करो कि मतलब मैंने ये चैप्टर किया, मैंने ये चैप्टर समझा, अब ये कितना मुझे करना है. सो यस, अब ये हो रहा है. अभी ये 2025 में जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए तो ये प्लेलिस्ट है ही बिल्कुल, लेकिन जो 2026 में करने वाले हैं लाइक फॉर एग्जांपल वो अभी 11th में होंगे, नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे, 2026 में उनका 12th होगा और फिर नी 2026 में वो अपीयर करेंगे. तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है. वाई इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज तब तक ऑफकोर्स ये सारे बायोलॉजी के चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल ऑल्सो गेट द PYQs, ओके, प्रैक्टिस मिल जाएगी उनको, ठीक है. तो ये प्लेलिस्ट तो देखने का भी टाइम है नहीं 2025 वालों को, लेकिन लेट्स सी, ठीक है, करना है अगर तो फिर इतना टाइम और मेहनत तो देनी पड़ेगी. नहीं तो फिर अगर वन शॉट से अगर आपका होता है तो गो विद दैट.
ओके, सो लेट्स स्टार्ट फाइनली विद दिस चैप्टर, विद दिस पार्ट टुडे। क्या करने वाले हैं आज के लेक्चर में? विल बी स्टार्टिंग विद फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। अब तक कि हमने क्या क्या कर लिया है, ऑफ कोर्स चैप्टर के स्टार्टिंग में जो भी आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ था, उसके आगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी हमने किया। स्पर्मेटोजेनेसिस से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, द एंटायर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट क्या होता है, कहां से हमको ट्रैवल करता है, एज आई सेड, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आया है। और दूसरा oogenesis, एंड देन आफ्टर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने समझ लिया कि नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रोल होता है, कैसे होता है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज इम्प्लांटेशन। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं, तो फर्टिलाइजेशन क्या है? सिंपल, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ व्हाट? फ्यूजन ऑफ ओवम, ठीक है, फ्यूजन ऑफ ओवम एंड फ्यूजन विथ व्हाट? विथ स्पर्म। ओवम और स्पर्म का मिलना इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांट करना। इम्प्लांट का मतलब होता है कहीं अंदर एम्बेड हो जाना, कोई चीज के अंदर जाके एम्बेड हो जाना, उसको हम इम्प्लांट कहते हैं। आगे आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आप इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे। तो वो जो इम्प्लांट्स होते हैं वो इन योर आर्म्स में लगाए जाते हैं, वो ये इम्प्लांट्स होते हैं जो कि दे एक्ट एज व्हाट? दे एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर एम्बेड करने वाली चीजों को हम इम्प्लांट कहते हैं। यहाँ पर इन दिस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में क्या इम्बेड हो रहा है? सो ऑफ कोर्स जो जाइगोट बना था ना, जाइगोट, व्हाट इज जाइगोट? जो फ्यूजन होने के बाद में हमें बाय प्रोडक्ट जो मिलता है, दैट इज जाइगोट। वो जाइगोट को अगर हमें डेवलप कराना है, सपोज करो एक जाइगोट बना एक सिंगल सेल का, वो डेवलप हुआ, 2 सेल का बना, 3 सेल का बना, ऐसे करते करते वो काफी ज्यादा डेवलप हो गया। इस तरीके से उसने पूरा एक बड़ा गुच्छा बना लिया, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है। लेकिन हम इसको ऐसे यूट्रस में ओपन तो नहीं छोड़ सकते, राइट? वी नीड some compartment for it, we need a space for it, जहां पर वो परफेक्ट वे में, प्रोटेक्टिव वे में ग्रो हो। तो क्या होता है, जैसे कि ये आपका जो है यूटरस है, राइट? इस तरीके से यूटरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे फिम्ब्रिय बने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओवरीज होती है, यहाँ पे लिगामेंट से ओवरीज अटैच होती है, यहाँ पर सर्विक्स आ जाता है और यहाँ से आ जाता है वजाइना। तो यहाँ पर से जब इम्प्लांटेशन, ये जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर आके वो बहुत सारे सेल का स्टेज का लेयर बन जाता है, उसके पास में बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं जाइगोट के पास में, डिवाइड होकर। जब वो डिवाइड होकर बहुत सारे इसके अंदर जो है सेल्स आ जाते हैं, तब इसको हम ऐसे कलेक्शन को ओपनली तो नहीं छोड़ सकते, राइट? अगर कोई शॉक हो जाता है, कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है यूटरस पे, सो पहले तो इसके ऊपर ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, पहला डैमेज उसी पर आएगा। सो व्हाट हैपेंस हियर इज द नेचर हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज द बेड, ठीक है। क्या मिला है? ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटरस में क्या मिला है? बेड मिला है। किसका बेड होता है? वो एंडोमेट्रियम का बेड बना होता है। किसका बेड बना होता है? एंडोमेट्रियम का बेड बना होता है। अब इस स्ट्रक्चर में जो है, अगर आप सपोज करो कि ये है वो जाइगोट जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये क्या करता है, ये पूरा जाइगोट जाता है, राइट, इस तरीके से, और यहां पर चला जाता है, ठीक है, यहां पर वो चला गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो यहाँ पे जाके इम्बेड हो गया। क्या हो गया? इम्बेड हो गया। अब यहाँ के जो सेल्स है ना एंडोमेट्रियम के, ये सेल्स उसको थोड़ा थोड़ा करके कवर करने लगेंगे, और यहाँ से भी ये ग्रो हो रहा है, यहाँ से भी ये ग्रो हो रहा है, ऐसे करते करते वो पूरा कवर कर लेंगे। सो यू कैन सी हियर वेरी क्लियरली कि यहाँ से वो सब जगह से क्या हो रहा है, कवर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कवर होता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कवर हो रहा है, दैट मीन्स उसको क्या मिल रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर मिल रहा है, एक कंफर्टेबल स्पेस मिल रहा है, एक फेवरेबल स्पेस मिल रहा है, फेवरेबल एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, इन ऑर्डर टू डेवलप, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट मेच्योर। तो ये जो फेवरेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड किया गया फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, ये इसको हम कह देते हैं दिस इज व्हाट? दिस इज योर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और ये जब इम्प्लांट हो जाता है, मतलब इम्बेड हो जाता है इसके अंदर जाके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको थोड़ा समझते हैं। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, व्हाट इज कॉप्यूलेशन? कॉप्यूलेशन इज नथिंग बट, ओके, वी कैन से व्हेन पेनिस इज इंसर्टेड, पेनिस इंसर्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और फीमेल वजाइना, ठीक है।
इसको इंसर्ट हुआ, कॉपुलेशन बोल दिया। सीमेन रिलीज होता है जब पेनिस में से इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। व्हेन द सीमेन इज रिलीज्ड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, ये क्या है? दिस इज द नॉर्मल काउंट। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक इजैक्यूलेशन में होने चाहिए। इतने स्पर्म्स जो है, दिस इज द नॉर्मल काउंट ऑफ द स्पर्म। इसके अंदर से आपको दिया है 60% कैसे होने चाहिए। दे शुड हैव नॉर्मल शेप एंड स्ट्रक्चर एंड साइज, ठीक है, शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और 40% के पास में क्या होना चाहिए? 40% के पास में होनी चाहिए विगरस मोटिलिटी। दीज आर योर लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, दीज आर योर लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, आपको याद रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अगर आपने नोट नहीं बनाया है तो नोट्स में अभी पहले नोट डाउन करो। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि दे शुड हैव व्हाट? फर्स्टली इतना तो नॉर्मल काउंट होना चाहिए। दूसरा कि उनके अंदर का जो शेप और स्ट्रक्चर है वो कितना, 60% आउट ऑफ 200 to 300 मिलियन नॉर्मल शेप और स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड आउट ऑफ दीज नॉर्मल काउंट, इसके अंदर से 40% एटलीस्ट विगरस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। मोटिलिटी क्या होती है? ऑफकोर्स द स्विमिंग और द मूवमेंट कैपेसिटी उनका अच्छा होना चाहिए। So they swim rapidly, rapidly swim कर रहे हैं। Why? Due to what? Due to the energy that is provided by the mitochondria present in the body of the sperm. So pass through the cervix, पहले वो किस में जाएंगे? वजाइना के बाद में cervix के बाद में वो they will enter into the uterus and finally reach the ampullary region. You need to recall this, जो ampullary region था वो कौन सा रीजन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब के हमने 3 पार्ट्स बनाए थे। पहला था इन्फंडिब्यूलम, जो कि फिमरी और ओवरी के नजदीक में था। उसके बाद में एम्प्यूलरी रीजन आता है और फिर फाइनली आता है इस्थमस रीजन। तो इस्थमस क्या था? दैट वाज द जंक्शन पॉइंट ऑफ बिटवीन द फैलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस। तो वो इस्थमस वाला पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एम्प्यूला जो उसके पहले आया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिड पोर्शन में जो आता है उसको हम एम्प्यूला कहते हैं। यहां तक के जो स्पर्म्स होते हैं स्विम करके ट्रैवल करते हैं। एंड वी ऑल नो, जब ओव्यूलेशन होता है तब ओवरी से वो निकलते हैं और कहां पे जाके वेट करते हैं? एम्प्यूलरी रीजन में। एम्प्यूलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन अगर होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो वो कहां पर होगा? सिर्फ और सिर्फ एम्प्यूलरी रीजन में होगा एज पर योर एनसीईआरटी। सो एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यहां पर जाके वो, ठीक है, पहुंच जाता है। मतलब 3.11b। ओके, एम्प्यूलरी रीजन क्या है? वी ऑल नो यहां पर क्या हुआ है? दिस इज योर ग्राफियन फॉलिकल हियर, ठीक है, दिस वॉज योर ग्राफियन फॉलिकल। ये क्या निकल के आया है? दिस इज योर ओवम, ठीक है, क्या है ये? ओवम। एंड द लेयर्स अराउंड इट, किसकी लेयर दिखाई दे रही है इसके आसपास? जोना पेल्यूसिडा की लेयर दिखाई दे रही है। और इसके आसपास एक और एक चीज प्रेजेंट है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, दी स्ट्रक्चर इज द कोरोना रेडिएटा एंड द इनर लेयर इज ऑफ व्हाट? जोना पेल्यूसिडा का लेयर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। देन कम्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? ऑफ द ओवम। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हुआ? द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्प्यूलरी रीजन। यहाँ पर जो ओवम रिलीज हुआ था ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, वो एम्प्यूलरी रीजन में जाता है। यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। मतलब अगर ओव्यूलेशन कब हो रहा है? 14th डे पर होता है। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर। एट दैट टाइम अगर वो ओव्यूलेट कर रहा है, बॉडी ओव्यूलेट कर रही है और ओवम जो है एम्प्यूलरी रीजन में पहुंच रहा है, सो जो स्पर्म होगा उसी टाइम इंसेमिनेशन उसका होना चाहिए। बिकॉज 4 to 5 आवर्स, ठीक है, उसको 30 to 1 आवर, उसको जो 30 minutes to 1 आवर उसको लगता है फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, फॉर ट्रैवलिंग टू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए उसे आधा से 1 घंटा लगता है। सो जो आपका जो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी वाला जो टाइम होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, that is on 14th day or middle day of menstrual cycle, ठीक है। 14th डे हम कब कंसिडर करेंगे? जब वो पर्सन, वो फीमेल का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो ऑफकोर्स मिड डे पर आएगा, उसको मिडल डे पर आएगा ऑफ हर मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर 30 डेज का या 32 डेज का, तो उस हिसाब से आपको मिडल डे देखना है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कैन अकर इन इस्थेमस और इट कैन अकर इन इन्फंडिब्यूलम और इट कैन अकर इन यूट्रस। नहीं, फर्टिलाइजेशन का एक ही आपको रीजन याद रखना है, दैट इज द एम्प्यूलरी रीजन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
ठीक है। और ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए कि यहाँ से एग रिलीज हुआ है और यहाँ से स्पर्म क्या हुए, इंसेमिनेट हुए हैं। एम्पलरी रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। दिस इज द रीजन, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती बिकॉज जो ओवम है वो या तो इनफंडिबुलम में है अभी तक के, या फिर सिर्फ ओवरी में ही है, वो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ है, तो फिर फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। एंड टिल 72 आवर्स आई थिंक जो स्पर्म होते हैं वो ठीक है वायबल होते हैं, उसके बाद में दे आर ऑफ नो यूज, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म, ठीक है, जो मैंने बताया। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलिसिडा लेयर ऑफ द ओवम। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज किया एम्पिलरी रीजन में क्या हुआ है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है, दोनों स्पर्म और ये मिल गए हैं। जब ये मिलते हैं तो जो पहला लेयर होगा कोरोना रेडिएटा का होगा। और ये स्पर्म्स कितने हैं? एक स्पर्म नहीं प्रेजेंट है इसके आसपास। कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे? थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स अराउंड प्रेजेंट होंगे, जिसमें से कोई एक स्पर्म होगा जिसका एक्रोसोमल रिएक्शन, क्या कहते हैं हम उसको, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर ये आप लोग को आपकी बुक में नहीं दिया है शायद, तो ये जब जितना फास्ट रेट में होगा उतने फास्ट वो, ठीक है, एक स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। मतलब कि आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्या है, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसके अंदर से जो फास्टेस्ट होगा ना, पहले तो मोटिलिटी उसका अच्छा होगा, दूसरा उसके अंदर की एंजाइम्स बेस्ट होंगे, उसके अंदर की एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा, तभी ये सब चीज पॉसिबल है। तो मोटिलिटी से वो पहले तो नजदीक पहुंच सकता है, पहले पहुंचेगा ओवम के पास। दूसरी, अगर उसके एंजाइम्स अच्छे होंगे, एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एक्रोसोम होता है, दिस इज द स्पर्म, ठीक है, ये उसका बॉडी है, नीचे से क्या आ गई है, उसकी टेल आ गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एंड द टिप, द कवरिंग और द कैप लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर इट, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, पियर्सिंग का काम करते हैं। पहला काम, पियर्स करेंगे कोरोना रेडिएटा को और जोना पैलिसिडा को, ये दोनों लेयर को वो पियर्स करेंगे। यू कैन सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर, ये है ओवम, ठीक है। इसके आसपास जो है दिस पर्टिकुलर ब्लैक लेयर, ब्लैक आउटलाइन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो पिंक लेयर है, दिस इज द पेरीविटेलाइन स्पेस। पेरीविटेलाइन स्पेस क्या होता है मैं बताती हूँ, वेट। उसके बाद में जो लेयर दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेल्स, दिस इज द जोना पैलिसिडा का लेयर, ठीक है। ये लेयर किसका, जोना। और जो सबसे बाहर लेयर प्रेजेंट है, ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। अब ये कोरोना रेडिएटा पहले आया, दूसरा क्या आया, जोना पैलिसिडा। उसके बाद में देखोगे तो पेरीविटेलाइन स्पेस मिलती है, और लास्टली अगर देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। फोर्थ नंबर पे क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पेरीविटेलाइन स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन जोना पैलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल्यूलर मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ द ओवम। इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन जैसी ही होता है, वहां पर स्पर्म कांटेक्ट में आता है विद जोना पैलिसिडा लेयर और इंड्यूस करता है सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। कौन से मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या फिर वी कैन से जोना पैलिसिडा में वो ऐसे चेंजेस लाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से ये कोरोना रेडिएटा पूरे ब्लॉक कर देते हैं, पूरा एंट्री जो है ब्लॉक कर देते हैं ऑफ एनी अदर स्पर्म, ठीक है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। जैसे कि सपोज करते हैं ये यहाँ तक पहुंच गया, पहले जोना पैलिसिडा के पास सबसे नजदीक कौन सा स्पर्म पहुंचा है, ये वाला स्पर्म पहुंचा है। जैसे ये यहाँ पे पहुंचता है, एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हाइलुरोनाइडेज एक एंजाइम है, और भी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जोना पैलिसिडा का जो लेयर होता है ना, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसके बीच में, इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है, जोना पैलिसिडा की लेयर के अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो एक्रोसोम होता है उसके पास में हाइलुरोनिडेज होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर के हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से इसका जो कोरोना रेडिएटा के साथ में एक रिएक्शन फॉर्म होता है जिससे ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। एज यू कैन सी, ये स्पर्म भी एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया। ये स्पर्म यहाँ तक के एंटर कर लिया था, इतना पार्ट, लेकिन अब वो फर्दर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे भी ब्लॉकेज हो गया है। सो ये जो ब्लॉकेड होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन दैट इज डन because of the very first sperm that enters or touches or comes in contact with the zona pellucida layer. So ये important हो जाता है and induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. तो ये कौन करवा रहा है additional sperms को रुकाने का काम? Blocking the entry of the additional sperm is done by acrosome.
इंपॉर्टेंटली, मोस्ट पर्टिकुलरली, या फिर आप कह दो स्पर्म के से, स्पर्म की वजह से स्पर्म रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल स्पर्म्स क्यों नहीं कॉन्टैक्ट में आने चाहिए, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब मल्टीपल फ्यूजन हो सकते हैं अगर ये ब्लॉक नहीं करेगा तो ये जो स्पर्म होता है अगर ये ब्लॉकेट नहीं करेगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। दैट मीन्स ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, वो और ज्यादा दूसरे स्पर्म्स को, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आने से प्रिवेंट कर रहा है। ओके, एंड इट कैन, ठीक है, द ओवम कैन गेट फर्टिलाइज्ड बाय ओनली वन स्पर्म। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। मतलब ये किसका काम कर रहे हैं, पियर्सिंग का काम कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पैलिसेडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट, दिस इंड्यूसेस, जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर देता है क्या होगा, कंप्लीशन होगा ऑफ द मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन जब आपको, आप इफ यू रिमेम्बर टर्शियरी फॉलिकल जब था ना, टर्शियरी फॉलिकल जब था तब वहां पर क्या हुआ था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ था। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो जो था वो टर्शियरी फॉलिकल के बाद में कंप्लीट हुआ था और फिर ग्राफियन फॉलिकल बना था। तो यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो गया था जिसकी वजह से प्राइमरी oocyte जो था, प्राइमरी oocyte दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब हमारे पास में सेकेंडरी oocyte है, उसके अंदर सिर्फ मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 बाकी है। तो ये मियोसिस 2 कब होगा, वंस दी स्पर्म एंटर्स इनटू दी ओवम, ठीक है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जो दो रिजल्ट्स मिले थे, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द सेकेंडरी oocyte, उसके बाद में भी वही हो रहा है। अनइक्वल डिवीजन था, ये भी अनइक्वल है। क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड एंड हैप्लॉइड ओवम। वहां पर जो बना था दैट वाज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाद में जो मेन प्रोडक्ट हमको मिला है अपार्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी, दैट इज योर हैप्लॉइड ओवम, जिसको हम ओटिडी बोलते हैं। सोन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पर खुद लिखा है, डिप्लॉइड है, दैट मीन्स इसका किसका नंबर होगा, 2n होगा। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट, डिप्लॉइड है, कितने होंगे, ऑफकोर्स 46 क्रोमोसोम्स इसके अंदर जो है देखे जाएंगे। वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी, यहाँ पर टॉपिक आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सबसे हलवा टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आते हैं ये टॉपिक, ठीक है। जैसे कि मेल जो होता है इसके पास में भी 46 पेयर्स ऑफ, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सो सॉरी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फीमेल्स में देखें तो यहाँ पर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स बोल दिया मैंने, राइट, मतलब कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। इसके अंदर से 2 क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, इसको हम कह देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये दोनों के पास में होते हैं, दो सेक्स क्रोमोसोम्स सबके पास में होते हैं। तो यहाँ पर भी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन केस ऑफ मेल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इन दी एंटायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पर भी 2 सेक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज डिटरमाइंड बाय दी मेल, ऐसा बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर जब इसको हमने मियोटिक डिवीजन किया, मियोटिक डिवीजन इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल हम देखते हैं, ठीक है। मियोटिक डिवीजन में क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर हैप्लॉइड हो जाते हैं। हैप्लॉइड हो रहे हैं मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स एक जगह आ जाए, नहीं ना, उसका भी हाफ पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 2 सेक्स क्रोमोसोम है तो इनमें से कोई एक ही आ सकता है। तो इसके अंदर से या तो एक्स जा सकता है या तो वाई जा सकता है इनटू दी स्पर्म। जो भी स्पर्म बन रहा है, जिस भी सेल से बन रहा है, उसके अंदर से 2 प्रोबेबिलिटी बन के आती है। तो कितने भी नंबर ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स रहने दो, स्पर्मेटोगोनिया रहने दो, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी 50-50% की होगी। आधे ये होंगे और आधे ये होंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि जो 100% होगा, जो टोटल मिला के 100% होगा, वो डिप्लॉयड होगा और उनके पास में क्या होता है, XY होते हैं, और इन्हीं का मियोटिक डिवीजन होता है। इनका मियोटिक डिवीजन होगा तो या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 50% का प्रोबेबिलिटी समझ में आना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल के केस में भी यही है, लेकिन इसके पास में और दूसरे क्या है, ऑप्शन ही नहीं है। तो ये या तो एक्स देगी या तो फिर एक्स ही देगी, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, एक्सेस का रीजन आ जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बनते हैं, इसने तो सिर्फ एक्स ही देना है और कोई क्रोमोसोम इसके पास प्रेजेंट नहीं है। अगर इसके पास में एक ऐसा ओवम आता है जिसका सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम है, तो सपोज कर दियो यहाँ से जो ओवम आया है वो एक्स क्रोमोसोम वाला है। यहाँ से सपोज करते हैं ऐसा स्पर्म आया है जिसका सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे से जो स्पर्म होगा उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है, उसका जो एक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब ये बन गया, इन दोनों को मिला दो, एक्स और एक्स मिल जाएंगे, ये वापस क्या बन गई, फीमेल बन गई।
ठीक है। अब यहाँ पर वाई क्रोमोसोम रखते हैं और यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम रखते हैं, तो यहाँ पे जो मेल आया, जो स्पर्म आया, उसके पास में वाई क्रोमोसोम था, इसके पास में अभी भी एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि फीमेल के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। ये आगे गया, इसने वाई और एक्स ये दोनों मिल गए, ठीक है। इसका जो जाइगोट बना ना, जो जाइगोट, इसका जो क्रोमोसोम का डिटेल होगा वो एक्स और वाई क्रोमोसोम का होगा इन केस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि जाइगोट तो डिप्लॉइड ही बनना है, तो हमें 2 हैप्लॉइड चाहिए तब जाके डिप्लॉइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई मिल जाएंगे, मतलब ये क्या हो गया, बॉय हो गया, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, बहुत सीधी सी चीज है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, ठीक है, नहीं समझ में आती है, ठीक है। एंड हैप्लॉइड, ठीक है, ओटेड होता है, जाइगोट बनते हैं। द सेक्स ऑफ द बेबी हैज टू बी डिसाइडेड एट द स्टेज इटसेल्फ, मतलब पहली चीज तो ये कि जैसे ही फ्यूजन हुआ, एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट समझ में आ जाता है कि जाइगोट मेल होगा या फीमेल होगा। Okay, let us see how. The number of chromosome pattern in the human female is XS and that male is YY, XY. ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न क्या देखा जाता है, क्रोमोसोमल पैटर्न के आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर से 2 क्रोमोसोम्स या तो XX हो सकते हैं या तो XY हो सकते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी में। Therefore all the ओके हैप्लॉइड गैमीट्स दैट इज ओवा, अगर हम फीमेल की बात करें, ओवा जितने भी होंगे दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, वेयर इज द मेल गैमीट्स दैट इज स्पर्म्स, द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी एक्स और वाई। सिंपल सी चीजें, यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है सो यू कैन कॉमेंट। Hence, 50% of sperms carry X chromosome, while the other 50% carry Y chromosome. After fusion of male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY, depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum. Simple है. Now next point, the zygote carrying XX, ठीक है, would develop into female and XY would develop into male. ओके, अबाउट क्रोमोसोमल पैटर्न चैप्टर 5 में दिया है आपको, ऐसा बताया है। दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। सिंपल है। नेक्स्ट, द माइटोटिक डिविजन स्टार्ट्स। अब ये जाइगोट के अंदर तो मियोसिस नहीं करवाना है, मियोसिस कब होता है, जब गैमीट्स बनाने होते हैं। ये जाइगोट का तो अभी हमें क्या करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, उसका मैच्योरेशन, उसका नरिशमेंट करवाना है, तो वी रिक्वायर माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस होगा जाइगोट के अंदर। इट मूव्स थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या होता है, ठीक है, दिस इज द स्प्लिटिंग और द डिविजन। स्प्लिटिंग होगी या तो डिविजन, इसको हम कह सकते हैं डिविजन किसके, डिविजन्स ऑफ जाइगोट। ये डिविजन्स कब होते हैं, जाइगोट, ये डिविजन्स कब हो रहे होते हैं, एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद में उसने ट्रैवल किया इस्थमस तक। अब इस्थमस से लेकर जब तक कि वो यूटरस में एंटर कर रहा है ना, मूव थ्रू दी इस्थमस, इस्थमस से मूव करता हुआ जब तक कि वो यूटरस में एंटर कर रहा है। इधर वाले डायग्राम में अगर आप देखो, यहाँ पे हो गया है डिविजन, ठीक है, यहाँ पर हो गया था फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर डिविजन स्टार्ट हो गया है। सो ये जो डिविजन होता जाता है इसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिविजन, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं क्लीवेज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहे हैं, डिविजन हो रहे हैं। किसमें हो रहे हैं डिविजन, इन द जाइगोट। जब जाइगोट के अंदर डिविजन होते हैं तब हम उसे क्लीवेज कहते हैं। क्लियर है। दूसरा, वो जो डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब सेल से डिवाइड हो रही है एक तरीके से। यहाँ पे देखो, ये भी सेल बना रहा है, ये भी सेल है, यहाँ पर भी सेल ही बन रहे हैं, लेकिन इस सेल को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, दैट इज ब्लास्टोमियर। इसको हमने क्या नाम दे दिया है, ब्लास्टोमियर। इसको हमने क्या कह दिया, सिंपल ब्लास्टोमियर, और कोई चीज नहीं है। जो जाइगोट के अंदर जो कलेक्शन प्रेजेंट होता है डिफरेंट सेल्स का, उसको हम कह देते हैं, ओके, दिस इज बाय द वे इम्ब्रियो, इसको हम कह देते हैं ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। यूट्रस तक जब ये मूव कर रहा है तब वहां पे क्लीवेज होता है उसका, और वो क्लीवेज होने की वजह से 2, 4, 8, 16 ऐसी डॉटर सेल्स बनती जाती है, जिसको हम डॉटर सेल्स को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। द इम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्स और द ब्लास्टोमियर्स 8 to 16 जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इम्ब्रियो को हम क्या कह देते हैं, मॉर्यूला कह देते हैं, मॉर्यूला कह देते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम एज, मॉर्यूला। नेक्स्ट, द मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब ये मॉर्यूला जो डिवाइड हुआ था, जिसके अंदर 8 to 16 ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे, ये और फर्दर डिवाइड होगा और ये क्या बना देगा, एक ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। मतलब कि एक सिस्ट मतलब क्या आ जाएगी, इसके अंदर कैविटी आ जाएगी। तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, पहले इसकी गौर से ध्यान दो। पहले तो मैंने एक आउटर लेयर बनाया है, दिस इज द आउटर लेयर, और ये आउटर लेयर के पास में क्या है, खुद की लाइनिंग प्रेजेंट है, और मैंने अंदर की तरफ एक एक्स्ट्रा क्या दिया है, एक प्रोट्रूजन दिया है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो मॉड्यूला था इसने डिवाइड किया और इसने एक आउटर लेयर बनाई, ठीक है। ये डिवाइड होके इसने क्या बना दिया, एक आउटर लेयर बना दी, और इसके अंदर एक और एक मटेरियल प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसको हमने 2 नाम दे दिया है। जो आउटर लेयर है इसको हमने कह दिया व्हाट, इट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, इट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट। और जो अंदर का मैटर प्रेजेंट है वी कॉल इट एज इनर सेल मास,
ये किससे बन रहा है? मॉर्यूला से बन रहा है। मॉर्यूला क्या होता है? 6 to 18 डॉटर सेल्स का जो गुच्छा होता है उसको हम मॉर्यूला कहते हैं। मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। 3.11G जाके देखेंगे। एसिड मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। यूट्रस की तरफ और जाता जाएगा जब वो, क्योंकि हमको यूट्रस में क्यों जाना है? इम्प्लांटेशन हो सके, तो उसमें और डिविजन्स होते जाएंगे। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड। ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, ये जो सेल्स यहाँ पर कॉर्नर्स पे बने हैं, ये सारे भी ब्लास्टोमियर्स है क्योंकि वो जाइगोट से ही बने हैं। सो ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इनटू 2 लेयर्स। एक तो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये काफी, इसको कहते हैं भूखी लेयर होती है, मतलब इट इज ऑलवेज रेडी टू ईट वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ इट। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, बाहर का लेयर होता है, बहुत ज्यादा कैसी होती है? भूखी होती है। और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, इट इज अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच्ड है। जो इनर मास होता है इसको हम कह देते हैं इनर सेल मास। क्लियर है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रोफोब्लास्ट को मैंने बताया कैसी है ये भाई, एकदम सब चीज आएगी ना, जो भी चीज आएगी ना ये उसको क्या कर लेगी? ओके ठीक है, ये उसको क्या कर लेगी? एनगल्फ कर लेगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ये पूरा लेयर था किसका? यूट्रस का, ठीक है, और यहां तक के पहुंच गया किसका लेयर? ट्रोफोब्लास्ट। और यहाँ पर अंदर प्रेजेंट है क्या? व्हाट इज प्रेजेंट इन द इनसाइड? इनर सेल मास प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो बाहर का लेयर प्रेजेंट है, ये यहाँ की लाइनिंग, यहाँ पे अच्छी खासी लाइनिंग प्रेजेंट है। ये जैसी जैसी इसके साथ कांटेक्ट में आएगा ना, दीज 2 पॉइंट्स, ये जैसी ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आया, इस पार्ट को वो खा जाएगी। ठीक है, इस पार्ट को इसने क्या करना है? खा जाना है। ठीक है, इधर खा ली। फिर उसके बाद में और कांटेक्ट में आई, ठीक है, ये लेयर और ज्यादा कांटेक्ट में आएगी तो वो उधर भी पूरा वहां का जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको कम करती जाएगी, उसको ईट करती जाएगी वो। अब यहाँ की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो इधर से ग्रो होने लगेगी और यहाँ से ग्रो होने लगेगी, और ये ग्रो होते होते क्या कर लेगी? इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, इसको कवर कर लेगी। सो द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच। सिर्फ आपको शॉर्टकट में इतना दिया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। Endometrium is the inner layer of the uterus and the inner cell mass gets differentiated as the embryo। अब ये जो inner cell mass था वो अच्छे से प्रोटेक्टिव वे में डेवलप हो सकता है। inner cell mass क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है। तो ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम था? पहला तो उसको कवरिंग प्रोवाइड करना, दूसरा उसके लिए जो है रास्ता बनाना। रास्ता कहाँ पे बना रहा है वो? इन दी एंडोमेट्रियम। वाई? टू गेट इम्प्लांटेड, टू गेट इम्बेडेड। ठीक है, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली। एक बार अटैच हो गया ना तो यूट्राइन सेल्स भी डिवाइड होने लग जाएंगे एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। एज आई सेड, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस्ट था पूरा, ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट इज ट्रोफोब्लास्ट प्लस व्हाट? इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर कवरिंग। समझ में आया? इसको मिला के हम क्या कहते थे? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड हो गया है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट embedded into the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. So what is pregnancy? The implantation of zygote as a result of what? As a result of coitus. सिंपल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ तक के जो है अभी तक हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर अगर एक बार स्ट्रक्चर अगर आप देख लो तो यहाँ पर क्या बन रहा है? मॉर्यूला बन रहा था। ये 8 स्टेज का 8 सेल का दिख रहा है, ये 16 सेल का दिख रहा है। इसको हमने क्या कह देना है? मॉर्यूला कह देना है। ये यूट्रस में एंटर कर रहा है। अब इसको जाना है कई जगह, एक जगह इम्बेड होके। तो ये पहले तो ब्लास्टोसिस्ट बनाया, ब्लास्टोसिस्ट बना के और ट्रेवल किया और इसने क्या किया? एंडोमेट्रियल लाइनिंग को, ठीक है, एक तरीके से इसको पियर्स करता हुआ बीच में जाके बैठ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा। ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये इसको पूरा कवर कर लेगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। See you in the next lecture and until then take care, keep studying, goodbye।